सो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। ये हम लोगों का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए टॉर्क से रिलेटेड टॉपिक जो आपको हम पढ़ाया है कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है। P साइन थीटा होता है, P क्रॉस E होता है। एक तो वो पढ़ा होना चाहिए। दूसरा, इस बात का क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास होना ही चाहिए कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट काम करता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंग्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये पेन यहां पर है, इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। अगर इस पेन को हम ऊपर लेके चले गए तो काम कौन किया? हम। और हम क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल एजेंट। तो मेरे द्वारा जो किया गया काम है वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या ले आया? चेंज ले आया। तो जब भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा। तो इन सारा बात को आपके दिमाग में याद होना चाहिए, तब ये टॉपिक को स्टडी करना देखना। हालांकि मैं इस तरह से पढ़ाने जा रहा हूं कि पहले आप पढ़ चुके हो तो उसको रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल बनाते समय किस बात का ध्यान रखना है कि दो लाइन के बीच का जो गैप है वो बराबर बराबर का गैप होना चाहिए। अगर किसी ने गलती से भी ऐसा कोई फिगर बना दिया तो आगे फिर एग्जामिनर देखेगा ही नहीं, काट देगा, क्योंकि अब ये यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे यहां आप देख सकते हो मेरा गैप बड़ा बन गया है, तो ये गैप आप ध्यान से अपने कॉपी में बनाना और गैप सब बराबर बराबर बनाना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते किसको है? एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो लिख दिया है 40 न्यूटन पर कूलम और सबका डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में आई कैप। तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? यूनिफॉर्म। और 40 न्यूटन पर कूलम का हिंदी मतलब पता है ना? एक कूलम पर 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और यूनिफॉर्म कहने का मतलब है मैं यहां रहूं चाहे यहां रहूं चाहे यहां रहूं चाहे यहां रहूं, कहीं पर भी रहूं, हर जगह पर एक कूलम पे लगने वाला फोर्स 40 न्यूटन का ही होगा। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगला बात, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दे रहे हैं। तो चलिए इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख देते हैं। डाइपोल अब किसको बोलते हैं? तो डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है, एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है। तो चलो एक डाइपोल को इसमें रख दो। मान लो यहां पे मैंने रख दिया प्लस क्यू और यहां पे रख दिया मैंने माइनस क्यू, और क्यू का वैल्यू मान लेते हैं 2 कूलम। 2 कूलम, तो एक प्लस 2 कूलम है और एक माइनस 2 कूलम है। और आप देख सकते हैं इनके बीच में कुछ गैप है और इन दोनों के बीच के गैप को किससे इंडिकेट करते हैं? 12 से। और मान लो दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। 100 से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो बताओ ये डाइपोल हुआ कि नहीं? क्यों है ये डाइपोल? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक प्लस 2 कूलम है तो दूसरा
-2 कूलम है और दोनों के बीच में 0.2 मीटर का गैप है, तो ये एक डाइपोल हो गया। अब आगे बताओ, 1 कूलम पे 40 न्यूटन, तो 2 कूलम पे, बहुत आसान नहीं है, 1 कूलम पे 40 न्यूटन, तो ये भी तो 2 ही ना, भले माइनस है, माइनस के वजह से फोर्स आगे ना लग के पीछे लगेगा। मैंने बताया है कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और चार्ज अगर निगेटिव होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो एक बात तो कंफर्म है, इस पे अगर 80 न्यूटन लगेगा तो इस पे भी क्या लगेगा, 80 न्यूटन, क्योंकि 1 कूलम पे 40 न्यूटन, तो 2 कूलम पे 80 न्यूटन। तो देखिए, इस पर फोर्स लगा आगे और इस पर फोर्स लगा कितना, तो इस पे फोर्स लगा QE, और इस पर फोर्स कहां लगा, पीछे, और इस पर फोर्स कितना लगा, -QE। माइनस केवल ये बताता है कि डायरेक्शन फोर्स का अपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड में आपसे पूछें तो ऐसा मत बोलना कि इस पे +80 न्यूटन लगा और इस पे -80 न्यूटन लगा, नहीं, माइनस जो है वो डायरेक्शन के साथ जा रहा है, तो इस पर भी फोर्स 80 न्यूटन, इस पर भी 80 न्यूटन। अब सोचो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप टोटल फोर्स पूछा है, हम दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे, F1 + F2, तो एक हो जाएगा QE I कैप, एक हो जाएगा QE I कैप, और एक हो जाएगा QE -I कैप। थोड़ा ब्रेक करके लिख दिया, तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा। आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड में लिखा है, तो ये भी QE लिखा और ये भी, ये जो माइनस है ये सिर्फ डायरेक्शन के साथ जाता है, तो इस पर नेट फोर्स तो 0, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि आगे जाने वाला नहीं है। लेकिन अब इस पेन पर सोचो, एक फोर्स लग रहा है आगे और एक फोर्स लग रहा है पीछे, एक फोर्स आगे लग रहा है पेन पे और एक फोर्स, तो बताओ ये पेन रोटेट करेगा कि नहीं, कितने लोगों को दिखा कि पेन रोटेट करेगा। और जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी रोटेट कर जाए तो बोलते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट यही है, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और बॉडी रोटेट कर जाए तो बोलते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। और टॉर्क में भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, एक स्पेशल कंडीशन आता है कपल का, कपल भी टॉर्क ही होता है, लेकिन कपल के केस में कंडीशन है कि दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो बताइए दोनों का वैल्यू सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड में QE और ये भी मैग्नीट्यूड में QE, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। दूसरा कंडीशन है कपल का कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो बिल्कुल एक अगर पॉजिटिव एक्स में लग रहा है डायरेक्शन, तो दूसरा फोर्स का निगेटिव एक्स में लग रहा है, तो डायरेक्शन भी अपोजिट है। और तीसरा कंडीशन है दो अलग अलग पॉइंट पे लगना चाहिए, हाँ, एक ऊपर लग रहा है तो एक नीचे, इसका मतलब एक कपल का फॉर्मेशन हो रहा है। और कपल का फॉर्मूला आपको हम अर्लियर कॉन्सेप्ट में डिराइव कर चुके हैं, वो तो इसमें नहीं करेंगे इस वीडियो में, वो ऑलरेडी आप अर्लियर कॉन्सेप्ट वीडियो का देखो, टॉर्क वाला बहुत डिटेल में बताया है, उसमें कपल का एक फॉर्मूला डिराइव करके लाया था। कपल क्यों प्रोड्यूस हुआ ये समझ में आया, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, दो अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है, कपल एक तरह का टॉर्क है। और इस कपल का फॉर्मूला आया था जिसको टाउ से इंडिकेट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ either of the forces into perpendicular distance between them। किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तुम अब सोचो
किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड लो तो वो कितना है, क्यूई। किसी का भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 कूलम पे ई फोर्स, तो क्यू कूलम पे क्यूई फोर्स, इनटू अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लो इसका नाम ए है और ये बी है, तो क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं सर। तो उसमें अब और आगे बढ़ने के लिए एक वर्ड और सिखाया था मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच में जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन इंग्लिश में याद होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट, गुणनफल है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो दूरी है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो जो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आता है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब आगे सुनो, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा ले लिया। व्हाट इज थीटा हियर, एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो थीटा तो ये भी एंगल थीटा, कहीं पर भी लेंगे पैरेलल लाइन तो ये थीटा ही है तुम्हारा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों फोर्स के बीच में, और आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है फोर्स के साथ, इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर, इट इज नॉट परपेंडिकुलर। तो क्या करें सर, तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां से एक सीधा लाइन खींचो और तुम बताओ क्या ये लाइन F1 के साथ 90 बना रहा है, जो दिख रहा है वही तो बोल रहे हैं 90 बना रहा है। और F2 को पीछे प्रोड्यूस करो, क्या ये F2 के साथ भी 90 बना रहा है, यस सर, F2 के साथ भी ये 90 बना रहा है। मतलब AB तो परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन AC परपेंडिकुलर है F1 के साथ भी और F2 के साथ भी। तो यहां जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो कौन लेंगे, अब AC निकालने के लिए फिजिक्स का काम नहीं है, AC निकालने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स है। आप देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला, तो हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू पता करना और हाइपोटेनस 12 पता है और हमको एंगल पता है। तो बोलेंगे सर उस ट्राइंगल में हम देख पा रहे हैं, उस ट्राइंगल में हम देख पा रहे, किस ट्राइंगल में देख पा रहे हैं आप, इन ट्राइंगल BCA आप देख रहे होंगे, BCA, इस ट्राइंगल में लगाइए साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बताइए परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AC, और हाइपोटेनस का नाम क्या है, AB। हाइपोटेनस का नाम क्या है, AB। तो व्हाट इज AC, AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। आइए यहां लिखते हैं, टॉर्क कितना लिखाएगा, टॉर्क लिखाएगा QE इनटू, और AC के जगह पे AB साइन थीटा। और अगर आप फिगर ध्यान से देखिएगा, अगर आप फिगर ध्यान से देखिएगा तो जो AB है ये 12 के बराबर है, तो इसके जगह पे 12 लिखाएगा, 12 साइन थीटा। और फिर अगर आप ध्यान से यहां देखिएगा कि Q इंटू 12 को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो आप यहां देखो ये Q है, ये 12 है और ये बीच में मल्टीप्लाई है, तो Q इंटू 12 के जगह पे P आ गया।
बच गया ई साइन थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस कितना होता है, पीई साइन थीटा। और आपको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, क्योंकि आपको बोल चुके क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो देख लीजिएगा, उसका 3 बेसिक वीडियो है, देख लीजिएगा। उसमें आपको दिखेगा कि ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, जैसे ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। उसी तरह से पी साइन थीटा को लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, ई क्रॉस पी नहीं, हमेशा पी क्रॉस ई। और क्रॉस का मीनिंग बताया, पी क्रॉस ई मतलब पी को किधर घुमाओ, ई की तरफ, पी को किधर घुमाओ। और वैसे ही बताओ ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जब कोई चीज क्लॉकवाइज घूमेगा तो टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। हम बोलेंगे फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिख रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन दिखाओ तो वो अंदर दिखाओगे, क्योंकि ये जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो टॉर्क कहां होगा, अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो बाहर। मतलब इसमें अगर हम बोले कि टॉर्क का डायरेक्शन दिखा दो तो उसका डायरेक्शन दिखाने का तरीका है क्रॉस बना दो, क्रॉस शो करता है अंदर, या माइनस के कैप लिख दो, बाहर अगर प्लस के होता है अंदर माइनस के होता है, या परपेंडिकुलरली इनवर्ड लिख दो। ये सब तरीका आपको आना चाहिए। टॉर्क का डायरेक्शन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इधर बोल देते, जिधर फोर्स लग रहा है बोलते टॉर्क उधर लग रहा है, बिल्कुल गलत। टॉर्क हमेशा फोर्स और डिस्टेंस के परपेंडिकुलर लगेगा। आइए मैं आपको यहां से एक ऑब्जेक्टिव सवाल समझाने जा रहा हूं। मान लो कि आप वीडियो देख चुके हो, पहले आपको सब याद है, आप ये वाला हिस्सा स्किप कर देना वीडियो देखते समय, आप पोटेंशियल एनर्जी से अपना वीडियो को देखना, और नहीं तो फिर डबल स्पीड करके देख लो, क्योंकि ये सारा एक साथ मिला हुआ है तो हम थोड़ा रिकॉल करके पढ़ा रहे हैं कि आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार रहे बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां से देखो एक ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, एग्जाम में सवाल आता है कि डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उसका मोशन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बोलेंगे डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो उसका मोशन ओनली रोटेशनल होगा, लीनियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि लीनियर मोशन के लिए फोर्स चाहिए होता है, और यहां ये फोर्स 0 है तो सिर्फ टॉर्क होगा। टॉर्क कैसा मोशन करा देगा, रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, अब ध्यान दो वर्ड पे, ये डिराइवेशन नहीं देता नॉन यूनिफॉर्म का, उसी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, जैसे ऊपर में एक लाइन हम एक्स्ट्रा बना दिया, अब बताओ ऊपर में ये लाइन क्लोज हो गया ना, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। आप लोग ये पढ़े हो तो ठीक, और नहीं तो पढ़ोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम पढ़ाएंगे। फिलहाल ये बात याद कर लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्लोज कर देते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हो गया, क्लोज होने का मतलब यह हुआ कि अब यहां पर कुछ भी होगा 40 तो नहीं है। अगर ये 40 है तो ये 40 से ज्यादा है, मान लेते हैं ये तुम्हारा 60 हो गया, मान लेते हैं, और यहां पे कौन है 40। तो बताओ पहले ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम। अब बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो 1 कूलम पर 60 न्यूटन, तो इसको 2 कूलम माना था, तो 2 कूलम पर 120 न्यूटन, 1 कूलम पर 40 न्यूटन, तो 2 कूलम पर। अब बताओ नेट फोर्स 0 होगा कि बच जाएगा, 120 में 80 घटाएंगे 40 न्यूटन का फोर्स बचेगा, और गोल तो घूमबे करेगा।
लेकिन इस बार गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा, गोल भी घूमेगा और एग्जाम में इतना ना पूछे, एग्जाम में पूछेगा कि डाइपोल को जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसका मोशन कैसा होगा। आंसर होगा ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। ये ऑप्शन टिक मार देना, आया हुआ सवाल है। एक ऑप्शन देगा ओनली रोटेशनल, खाली गोल घूमेगा, एक देगा ओनली ट्रांसलेशनल और एक देगा बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ट्रांसलेशनल भी होगा, लीनियर भी होगा और गोल भी घूमेगा। कभी कभी लीनियर मोशन लिख देगा, ट्रांसलेशनल बोले लीनियर बोले सब एक ही मतलब है, और एक तो रोटेशनल है। आई होप के ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है आप लोगों को। अब सुनो, बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी कुछ दूरी तय करे तो क्या होता है, वर्क डन होता है। और जो भी वर्क डन हम करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। आज सुनो क्या है, जो काम फोर्स करता है सीधा चलाने का, वो काम टॉर्क करता है गोल घुमाने का, जो आपके सामने है वही। और हम यूनिफॉर्म का बात कर रहे हैं। किसी बॉडी पर टॉर्क लगे और बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो कर दे, इसको भी बोलते हैं वर्क डन हुआ है। मतलब वर्क डन दो जगह हो सकता है, लीनियर में भी और रोटेशनल में भी। लीनियर में फोर्स और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है और रोटेशनल में टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आइए फ्रेश पेज पे पढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए बाबू लोग, ये एक बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन और बॉडी तय कर गया 6 मीटर। दूसरा फिगर, ये एक बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है 4x स्क्वायर न्यूटन और बॉडी तय कर गया 6 मीटर। तो बताइए क्या आप लोग इसके बारे में एकदम कॉन्फिडेंस में सब जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। कितना ही क्लास इसके ऊपर हम लोग इसके पहले कर चुके हैं कि सर इस केस का वर्क अगर निकालेंगे तो क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक बार में वर्क डन निकल जाएगा F डॉट एक्स, और क्योंकि सर फोर्स वेरिएबल है तो यहां हमको F डॉट dx करके इंटीग्रेशन करना होता है 0 से लेके 6 मीटर तक, और ये आप लोग भली भांति जानते हैं। और डॉट को तोड़ते तो होगा एफ एक्स कॉस थीटा। तो ये लीनियर वाला कहानी था कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और बॉडी सीधा चल जाए तो बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है। और इसके लिए दो ऑप्शन था कि फोर्स कांस्टेंट है कि फोर्स वेरिएबल है। अब आज उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि वर्क डन तब भी होता है अगर टॉर्क बॉडी को गोल घुमा दे। मतलब जो काम फोर्स करता था वो काम टॉर्क करेगा, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बताओ इस केस में भी वर्क डन के लिए दो ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास। डिपेंड करता है कि टॉर्क कांस्टेंट है या टॉर्क वेरिएबल है। अगर टॉर्क कांस्टेंट होगा तो हम लोग सिंपली एफ के जगह पे क्या लिखेंगे, टाउ, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आप लोग को पल्ले पड़ा। अरे फोर्स का काम है सीधा चलाना, टॉर्क का काम है रोटेट कराना। सीधा चलेगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगल में घूम जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ओवरऑल हमारे पास वर्क निकालने का पूरे फिजिक्स में 4 फॉर्मूला है। अब तक 2-2 कर रहे थे, अब हो गया 4। और ट्रस्ट मी अगर ये 2 क्लियर है तो इन 2 में टाइम नहीं लगेगा।
ये दो को समझाने में हम 5 क्लास लगा दिए, सारा टाइम मिला होगा लगभग 8 घंटा का कॉन्सेप्ट दिए हैं। और वो 8 घंटा का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से सीखे हुए हो तो आज 15-20 मिनट में ये तुरंत समझ में आ जाएगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि बेसिक पे कमांड करो, एक बार कमांड हो गया आगे फिर ऑटोमेटिक मोड में चल जाओगे, अपने आप चलता जाएगा। अब इसको सिखाने में 8 घंटा थोड़ी लगने वाला है। तुम देखो पहले का अगर पढ़ा हुआ है याद है तो ऐसे याद हो जाएगा एकदम, मेरे से बिना बोले ही सब कुछ आगे आगे होने लगेगा। इतना तो तुम ही लोग अभी बोल दिए कि इसका इस्तेमाल तब करेंगे सर जब वेरिएबल टॉर्क होगा, और इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब कांस्टेंट टॉर्क होगा। इसका मतलब हिंदी में एक बात यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, जैसे वहां लिखे थे कि किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी कुछ दूरी तय करे तो कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो यहां लिखेंगे किसी बॉडी पर टॉर्क लगे और बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करे तो कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। यहां भी बोल सकते हैं वो बात। तो क्या बोलेंगे, जब किसी बॉडी पर टॉर्क लगे और बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करे तो कहेंगे कि, और फुल कॉन्फिडेंस में कुछ भी कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। और एक बात और कह सकते हैं कि अगर वर्क डन हुआ है तो जरूर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है या हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी कंडीशन है वर्डन के बाद ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आता है। मान लो हम सीधा सीधा चला रहे हैं तो एमजीएच ना चेंज हो रहा है, ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है, लेकिन जो टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं उसमें हमेशा चेंज आ रहा है, तो ये लाइन बोल दे रहे थे। तो चलो जनरली बातों को रखते हैं, इस लाइन को ऐड नहीं करते हैं। यहां तक तो सबके लिए वैलिड है कि किसी बॉडी पर टॉर्क लगे और बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करे तो बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। कहने का मतलब एक बार फील करो इसको, एक बार फील करके देखो यहां पर कहानी को। एक बात बताओ, टॉर्क लगा है कि नहीं, टॉर्क लगा है कि नहीं, कितना कितना पी साइन थीटा, कितना टॉर्क लगा है, पी साइन थीटा। और बताओ ये ऐसे था, अभी ये रोटेट करके मान लो अभी 60 डिग्री है, थोड़ा देर में रोटेट करके डाइपोल ऐसे हो गया, डाइपोल ऐसे हो गया। बताओ एंगल सेम रहा या बदल गया, सबको दिख रहा है, जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं। अब ये 60 डिग्री से मान लो 45 डिग्री हो गया या 30 डिग्री हो गया, तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। मान लो 60 से 45 हुआ तो कितने का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 15 डिग्री का, 15 डिग्री का। और बताओ टॉर्क लगा कि नहीं, तो बताओ वर्क डन हुआ कि नहीं। और जब वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा कि नहीं। यही टॉपिक तो पढ़ाना है, अभी हम पढ़ा नहीं रहे, वो टॉपिक का एग्जिस्टेंस कहां से आ रहा है वो बता रहे हैं। एग्जिस्टेंस समझ जाओगे तो टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बुक में ये सब कहानी नहीं बना हुआ है, फिगर किसी बुक में ना बना है ना आपको एग्जाम में बनाना है। और यही खतरनाक चीज है, बुक में लैंग्वेज लिखा हुआ है सिर्फ कि एंगल यहां से यहां चेंज हुआ, आपको यहां दिख रहा है ना, यही आपको क्लियरिटी देगा। अब ये सोचो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, तो बोलेंगे ये सोचेंगे कि टॉर्क कांस्टेंट है कि, उसके हिसाब से वर्डन निकालेंगे। अब तुम बताओ यहां जब यहां से यहां ये घूमा कांस्टेंट टॉर्क है या वेरिएबल, तो बोलेंगे देखिए सर डाइपोल मोमेंट तो नहीं चेंज हो रहा है, क्या कि घूमे फिरेगा क्यू का वैल्यू नहीं बदलेगा और 12 का वैल्यू नहीं बदलेगा, तो डाइपोल मोमेंट नहीं बदलेगा। ये कितने लोग समझे, कहा नहीं बदलेगा और क्यों नहीं बदलेगा, क्या क्यू और 12 तो नहीं बदलेगा। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये भी बदलने वाला, सर ये गड़बड़ा दिया,
ही गड़बड़ा दिया। बोलेंगे क्या गड़बड़ा दिया? बोलेंगे देखिए एक बार 60 डिग्री था और एक के बार 45 थोड़ी हो जाएगा सर। 60 से 59 डिग्री होगा, 58 होगा, 57 होगा, 56, 55 करते करते ना 45 आएगा। तो जब जब एंगल चेंज करेगा तब तब टॉर्क चेंज करेगा। इसका मतलब हम लोग एक बार में वर्डन निकाल, बहुआ एक बार में ना निकाल सको तो पता है क्या करोगे? कोई ऐसा उपाय करोगे, क्या करोगे? सोच, दिमाग में कुछ आ रहा है? कोई ऐसा उपाय करोगे कि टॉर्क कॉन्स्ट, पहली बार पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी दिमाग में वर्ड आया कांस्टेंट हो जाए, जैसे वहां फोर्स कांस्टेंट हो जाए करते थे, और यहां कोई ऐसा उपाय करेंगे कि टॉर्क कांस्टेंट हो जाए। और टॉर्क को कांस्टेंट बनाने के लिए शुरू से लेके अंत तक के एंगल का बात, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, डी थीटा, वहां डीएक्स का बात करते थे, यहां डी थीटा का बात करेंगे। तो बताओ, अगर मैं लिखूंगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन, तो कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है क्या है लिख रहे हैं? अरे जहां एफ डीएक्स लिखते थे वहां टाउ डी थीटा लिखेंगे। डी थीटा इतना स्मॉल एंगल होगा, इतना स्मॉल एंगल होगा डी थीटा कि इस दौरान टॉर्क के वैल्यू में कोई चेंज, और थोड़ा सा वर्डन निकाल लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे थीटा 1 से, और पूरा वर्डन निकल के आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन पूरा बाकी है, लेकिन ट्रस्ट में कॉन्सेप्ट अब है तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। चलो अब इसको हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, सिर्फ फॉर्मेलिटी, अगर इतना बात समझ में आ गया तो, और इनकेस नहीं समझ में आया है तो प्लीज पहले का वीडियो सब जा करके देख लो, एकदम आपको ये सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, टॉपिक का जो हमारा नाम है सीखते हैं उसको। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी stored in an electric dipole when rotated in uniform electric field। चलिए देखिएगा ध्यान से सभी लोग। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल व्हेन रोटेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया मैंने, और जैसा कि मैंने बोला ये टॉपिक अभी हम खत्म कर चुके हैं, तो अब हम सिर्फ नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग साथ में पढ़ोगे, आप समझोगे, खुद को सोचोगे, सोचवाओगे इसके बाद सर को क्या करना चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक आसान होगा। तो अभी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक डाइपोल को रख देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख देंगे। डाइपोल को रखने का मतलब क्या हुआ? डाइपोल को रखने का मतलब हुआ एक तरफ -q और एक तरफ +q। इसके बाद डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बना देंगे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बना देंगे, और ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और इसके बाद इस पर फोर्स लगेगा, आगे लगेगा +QE का फोर्स, पीछे लगेगा -QE का फोर्स, जिसके कारण डाइपोल रोटेट करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा और एनर्जी चेंज करेगा। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे घुमाना चाह रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जब भी निकालते हैं तो वो काम करता कौन है? अब बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो बताओ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हम कैसे घुमा देंगे? कितने लोग समझे? और जब इसको अपोजिट घुमाएंगे तो अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जिधर वो रोटेट करना चाह रहा हम उसके उल्टा काम कर रहे हैं, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा।
इसका मतलब हमको जो रोटेट करना है वो क्लॉकवाइज करना है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्यों का जवाब आपको पता है, डिराइवेशन कर चुके, दिखा चुके। जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है उसके अपोजिट में एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराने के लिए। तुम ऐसे भी सोचो कि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग घूमना चाहता है ऐसे, कोई गाड़ी है, गाड़ी में स्प्रिंग अगर ऐसे घूमना चाहता है तो तुम गाड़ी में जो चाबी देते हो स्प्रिंग को उल्टा घुमाते हो। और तुम कर रहे हो क्या काम? तुम हो कौन? एक्सटर्नल एजेंट। आई जो तुम चाबी घुमा रहे हो वो गाड़ी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दिया। अब वो चाबी घुमा के गाड़ी को जमीन पर रखो, गाड़ी क्या करे लगता है? भागे लगता है। अब जिधर वो घूमना चाह रहा था तुम चाबी उधर घुमा दो तो क्या होगा? मान लो पहले से पूरा कोई उल्टा घुमाया हुआ था और तुम क्या किया, उधर घुमा के रख दिए, तो गाड़ी भागेगा? नहीं। भागना चाहता तो अब तो रुक जाएगा, जाएगा नहीं, क्योंकि तुम उधर ही काम कर दिए जिधर वो करना चाहता था। पोटेंशियल एनर्जी तुम घटा दिए। तो तुम जो भी करोगे, गैस में करोगे काम तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और जो वो करना चाहता उधर करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी, और हम यहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो घूमना चाह रहा है ये क्लॉकवाइज, हम घुमा देंगे। और सवाल दिया है कि अगर ये 45 डिग्री था और 45 से इसको 60 डिग्री तक कर दिया एंगल, तो इसमें कितना एनर्जी में चेंज आएगा? पहले सवाल को पकड़ो। सवाल है कि पहले ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा था? 45, और तुम इसको घुमा के कितना कर दिया? 60। घुमा ये 120 कर दिया, दिखे इसने दूर कर दिया हम, 45 से 120 डिग्री कर दिया। तब पूछेंगे बताओ इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा? सवाल कितने लोग समझे? समझे? तो बताओ तुम किधर वर्णन करने वाले हो, आगे या पीछे? अच्छा एक बात बताओ, तुम घुमाओगे ना तो तुम फोर्स लगाओगे, टॉर्क लगाओगे? तुम घुमाओगे तो तुम फोर्स लगा रहे हो कि टॉर्क? बोलेंगे टॉर्क। ये अलग बात है कि टॉर्क फोर्स ही से निकल के आता है, लेकिन टॉर्क वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एक बात ये भी बताओ, थीटा एंगल पर ये कितना टॉर्क लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टॉर्क लगाता है? अब तुम बताओ तुम कितना टॉर्क लगाओगे? तो बोलेंगे सर हम मैग्नीट्यूड में उतना ही लगाएंगे। याद है कुछ? काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो फास्ट घूमे लगेगा ना। हमको तो पोटेंशियल एनर्जी ना चेंज करना है। तो जैसे वहां पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स रखो, तो यहां बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के बराबर एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क रखो। और कोई दिक्कत नहीं आपको एक्सेप्ट करने में। जितना से ये इधर घुमाना चाह रहा है हम उतना ही ताकत, उतना ही टॉर्क लगा करके उल्टा घुमा देंगे। लगभग दोनों का वैल्यू क्या होगा? नियरली सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम। मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया गया टॉर्क का वैल्यू कितना है? पी साइन थीटा। ये अलग बात है कि पी साइन थीटा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं एज आवर कॉन्सेप्ट वी हैव डन अर्लियर कि एक्सटर्नल एजेंट उसी के बराबर लगभग लगाएगा, और थीटा का वैल्यू सेम रहेगा कि लगातार चेंज करेगा? तो थीटा का वैल्यू लगातार चेंज करेगा तो मेरा टॉर्क भी लगातार। इसका मतलब एक कहानी वेरिएबल पे आ रही है, और वेरिएबल होगा तो वी हैव टू यूज। तो बताओ मान लेंगे किसी पल हमको कहां से कहां ले जाना, बताओ तो? हमको ले जाना है, ध्यान देना सभी लोग, मान लेते हैं ये शुरू का एंगल है 45 डिग्री, और इस 45 डिग्री से हमको इसको रोटेट करा देना है। 45 डिग्री से हमको इसको रोटेट करा देना है 60 डिग्री तक। एकदम आंख खोल के ध्यान से देखोगे, हम क्या बोला? ऐसा कोई डायग्राम ना बुक में दिया है ना आपको बनाना है, लेकिन बुक में जो लैंग्वेज लिखा है उसके लिए डायग्राम हम बना दे रहे हैं, सीखोगे ध्यान से। 45 डिग्री से आपको ये कितना एंगल कर देना है? 60 डिग्री। बताओ 45 टू 60 में एंगल एक बार बदलेगा या बहुते बार बदलेगा? इनफाइनाइट टाइम्स बदलेगा।
मतलब लगातार टॉर्क का वैल्यू बदलेगा, और जब लगातार टॉर्क का वैल्यू बदल रहा है तो हम लोग वर्क डन एक बार में निकाल मान लेंगे। ना 45 बना रहा है ना 60 बना रहा है, मान लेंगे किसी पल बीच में ये कितना एंगल बना रहा है, और जिस पल ये थीटा एंगल बना रहा है, जिस पल ये थीटा एंगल बना रहा है, जिस पल ये थीटा एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है थीटा एंगल? डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के सॉरी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जिस पल थीटा एंगल बना रहा है, उस पल का टॉर्क तो बोल सकते ना पी साइन थीटा। अरे समझा? जिस पल डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उस पल का टॉर्क पी साइन थीटा। इतना ही हम भी लगाएंगे। अब इस टॉर्क में चेंज आना, तो बताओ थीटा में कितने का चेंज लाए? वेरी वेरी स्मॉल। हम थीटा में कितना पीछे जाए? बोलेंगे हम थीटा में पीछे जाएंगे, पीछे जरूर जाएंगे, लेकिन वेरी वेरी इतना स्मॉल कि लगभग थीटा में कोई चेंज, एंड दैट वेरी स्मॉल एंगल इज कॉल्ड डी थीटा। कितने लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट गया? अरे सही तो लीनियर वाले की तरह एक्स पे मान लीजिए, एक्स पर फोर्स का वैल्यू कुछ होगा, अब उसमें वेरी स्मॉल आगे बढ़ जाइए डीएक्स, लगभग फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, और फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए आंसर आ जाएगा। सेम कहानी तो है। वो लीनियर था या एंगुलर है? वो लीनियर था या एंगुलर है? तो चलो, ऐसा कोई फिगर आपको बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप जब लिखोगे तो ये फिगर जरूर बना लेना, फिगर में ही सब कुछ छिपा हुआ है। तो एक बात तो समझ गए, हम लोग पूरा एक बार में वर्डन निकालने वाले नहीं है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे लिखना स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट लिखेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी पल, एट एनी इंस्टेंट किसी पल, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना? थीटा। मान लिया कि किसी पल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा। एट दैट इंस्टेंट, उस पल क्या होगा? एट दैट इंस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज इक्वल टू कितना होगा? जिस पर थीटा एंगल बन रहा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क प्रोड्यूस किया हमको तो वही मेंटेन रखना है। तो अब क्या लिखेंगे? टू हैव नो चेंज इन कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं आप। टू हैव नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टॉर्क अप्लाइड बाय, किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट। टॉर्क अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट मस्ट बी नियर टू, और उसके द्वारा भी टॉर्क कितना अप्लाई होना चाहिए? पी साइन थीटा। चलो, एक्सटर्नल एजेंट कितना टॉर्क लगाएगा, समझ में आया? अब बताओ पूरा वर्डन निकालेंगे कि स्मॉल? तो अब इसके बाद बताओ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW, small amount of work done DW in rotating electric dipole through
स्मॉल एंगुलर displacement through small angular displacement d theta with instantaneous torque। और उस पल का टॉर्क क्या है बाबू लोग? पीई विथ इंस्टैंटेनियस टॉर्क टाउ लिख देते हैं, आगे वैल्यू लिख देंगे विथ इंस्टैंटेनियस टॉर्क टाउ। तो चलो वर्क डन बताओ क्या लिखे, डी डब्ल्यू क्या लिखे? तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा एंड डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एजेंट। अंडरस्टूड है एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। अब इसके बाद फिजिक्स नहीं है, सिंपल कैलकुलस। कॉन्सेप्ट इतना सारा यही था। तुम सोचो यहां तक पहुंचने के नियरली हमको 45 मिनट प्लस लग गया, क्योंकि मेन था कॉन्सेप्ट। एग्जाम में तो यही लिख देना है बस। इसके बाद क्या करेंगे? डी डब्ल्यू और बताओ एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क क्या लिखेंगे? पी साइन थीटा बचा कौन? देखो अपने आप फंक्शन आ गया, साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेट होने के लिए अपने आप फंक्शन आ गया, साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेट होने के लिए। बताओ ये पूरा वर्डन निकला है कि स्मॉल? अब पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। अरे तो पूरा वर्डन निकल जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो बताओ क्या लिखे यहां पे? स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल वर्क डन किसके द्वारा बाबू? बाई एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम कहां से कहां? थीटा 1 टू थीटा 2, या आप थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल भी लिख सकते हैं, थीटा आई टू थीटा एफ, आपकी मर्जी, जो सिंबल दो। तो बताओ इसके लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। अब पी को तो कांस्टेंट बाहर निकालो, कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, किसका इंटीग्रेशन होगा? साइन थीटा डी थीटा का। और बताओ थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है? थीटा 1 से थीटा 2 तक, और ये डी डब्ल्यू 0 से डब्ल्यू। अब इसके बाद देखिए अगले पेज में जा रहे हैं, यहां तक दिमाग में आपके आ चुका है। चलिए अगला पेज में जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पीछे से पहले उठा लेते हैं, क्या ला के रखे हुए पीछे में? हम डी डब्ल्यू रखे हुए हैं, और क्या रखे हुए हैं? पी को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, पी को बाहर निकालो, कांस्टेंट है। साइन थीटा डी थीटा थीटा 1 से थीटा 2 0 से डब्ल्यू। चलो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आता है क्या? डब्ल्यू 0 से डब्ल्यू। अब देखो बाबू, जिनको साइन थीटा डी थीटा का नहीं आता है, बायो है या नहीं आता है, याद कर जो एबीसीडी की तरह। साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, डिफ्रेंसिएशन होता है तो प्लस, इंटीग्रेशन है तो माइनस। जैसे आपको इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन का सिखाया ना, कि पावर में एक जोड़ दो, एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 कर दो, उसी तरह साइन का माइनस कॉस याद कर लो। अभी नहीं कि बहुत भारी चीज हो गई, साइन का माइनस कॉस याद कर लेना है। तो बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। बताइए अपर लिमिट माइनस डब्ल्यू माइनस 0, माइनस बाहर निकालो, बताओ क्या आया? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो बताओ वर्डन कितना निकल के आया? माइनस कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल लिख दें, ऐसे कि आपको याद रहेगा। थीटा 2 थीटा 1 एक बुक में लिखा होता तो मैं लिखता चल रहा था, आप वो भी लिख सकते हो। आपको क्योंकि पता होना चाहिए किधर फाइनल है किधर इनिशियल है, इसलिए कि कभी कभी ऐसा लिख देता है ऑप्शन, एग्जाम में ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि
कौन सा सही है? तो बताओ ऊपर वाला सही है या नीचे वाला? दोनों सही है। हाँ दिख गया। हाँ तो एग्जाम में कभी कभी इनिशियल में भी फाइनल घटा देता है, तो देखना माइनस गायब होना चाहिए। अगर माइनस नहीं रहा समझो तो ये गलत हो गया। मान लो माइनस लिख के ही लिख दे, गलत हो गया। अरे माइनस को अंदर लेके चले गए तो ये माइनस माइनस प्लस ना हो गया। ये पहले लिखा गया, कहां लिखा गया? बाद में। कितने लोग मेरी बात समझे? इसलिए मैंने आपको ये बात अलग से बता दिया। हटा ही दो इसको फिलहाल, अभी ये बात याद रखना। चलो आगे आते हैं। देखो वर्क डन तो निकल गया। अब कितने लोगों को लगता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे? आप में से कितने लोगों को लगता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे? अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ होगा ना, ऐसे था, हम जबरदस्ती का घुमा के ऐसे कर दिया है। छोड़ेंगे तो फिर कहां जाएगा? छोड़ेंगे तो वही रहेगा, रोटेट कर जाएगा। और तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी उसका हम बढ़ा दिया ना, बताओ पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज लाया? बोलेंगे का सर लिखे हुए तो है सर, यही तो है का, उसके लिए अलग कोई डिराइवेशन है? अरे आपको स्टेटमेंट पता है ना कि जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ है, तो बताओ आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे, कितने लोग सीख गए? यही ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है। आप जानते हैं, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो यही ना निकाला है, तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना निकाला है? लिख दो यहां पे, माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, कोई दिक्कत? इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आपको क्लियर है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, लेकिन अब तुम सोचो, अब तुम सोचो, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना पूछ के हम तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ दे, ऐसा हम पहले कर चुके हैं, तो बोलेंगे सर आप पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछेगा ना तो कोई ऐसा उपाय करेंगे कि इनिशियल का वैल्यू क्या हो जाए। देखो तुम्हारे पास जवाब था, वहां इंफिनिटी लिया करते थे, इंफिनिटी से अगर लाएंगे तो जो बचेगा सो वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो यहां वैसा ही कुछ उपाय करे पड़ेगा। तो अब तुम सोचो यहां कॉस आ रहा है कि साइन? बताओ कॉस थीटा कितना ले कि जीरो हो जाए? कितने लोग समझे मेरी बात? समझ में आया? तब उस केस में अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछें कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए कहानी को बनाओ, तब उस केस में थीटा इनिशियल 90 कॉस 90 का वैल्यू और कॉस 90 जीरो अगर हो गया तो फिर क्या बचेगा? सिर्फ माइनस पी कॉस फाइनल थीटा बचेगा। मान लो तुमसे हम सवाल ऐसे करें, देखो क्लियर करो इस कंसेप्ट को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज क्लियर करो। यहां पे आगे भी करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल सवाल। ऐसे करें कि 45 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बताओ। फॉर्मूला है आपके पास, थीटा इनिशियल क्या रख देंगे? 45 फाइनल 60, ये सब दिया रहेगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन बोल दें पोटेंशियल एनर्जी बताओ जब एंगल कितना डिग्री हो रहा है। अब तो सिंगल एंगल देके सवाल पूछ दिया। अरे समझ भी रहे हो? अब सिंगल एंगल देके सवाल पूछ दिया, इसके लिए तुमको इनिशियल क्या लेना होगा? 90। अरे कॉस 90 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? तो केवल सिंगल का एनर्जी बचेगा। तब बताओ पोटेंशियल एनर्जी अगर 60 डिग्री पे पूछेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इनिशियल तो जीरो, इनिशियल तो जीरो, इधर क्या बचेगा? माइनस पी कॉस
थीटा, ऑफ कोर्स फाइनल वाला, इनिशियल तो रहा नहीं, मतलब इनिशियल एंगल का न्यूमेरिकल पूछेगा तो माइनस पी कॉस थीटा। और आपको पता है पी कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो देखो, जो लोग बिहार बोर्ड हो, आज तक एग्जाम में आपको डिराइवेशन ना आया है और लगभग 99% चांस है ना आएगा। बिहार बोर्ड में हर साल आया है, हर साल आता है। ये टिक मारने के लिए आता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला टिक मार दो, माइनस पी डॉट ई ऑप्शन दिखेगा, टिक मार देना। आपको सवाल यही रहता है, आपको सवाल इतना ही रहता है। या आपको बहुत अगर खुश होकर पूछ दिया तो पूछ देगा 60 डिग्री के एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, यहाँ पे 60 डाल देंगे, सब कुछ दिया रहेगा, सॉल्व कर देंगे। सीबीएसई और कंपटीशन का जहां तक सवाल है, थॉरो पढ़ा रहे हैं, थॉरो चीज दिमाग में एकदम घुसा हुआ होना चाहिए, कुछ भी मत छोड़ना, सब बात का एकदम सुपर क्लियरिटी के साथ आपके पास होना चाहिए। देखो यहां ध्यान से समझोगे, कुछ समझ में आया, कुछ कुछ बोला यहाँ, यदि कुछ लोग यहाँ पे आकर के एकदम घबरा जाता, हड़बड़ा जाता है, आराम समझो ना। ये वर्डन निकल गया, हाँ या ना? जो वर्क डन निकला वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए हम। चेंज इन पोटेंशियल, एक काम करो, टर्म को अलग अलग करो तो माइनस पी कॉस थीटा फाइनल माइनस पीई कॉस थीटा इनिशियल इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। देख लो, इस लाइन में किसी को तकलीफ हो रहा है? नो बोलने के लिए पहले से कुछ लोग तैयार रहता, बस नो बोल देना है, ठीक है? तो पहले सोच लो, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे देखिए सर, आप किया क्या, आप कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उतार दिया यहाँ पे माइनस के साथ, फिर काची का निशान है, आप माइनस रखा, आप माइनस माइनस प्लस नहीं किया है, आप माइनस रखा है, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर, दोनों तो सेम लाइन है, एग्री और नॉट? अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को कौन शो कर रहा है? तो सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को ये शो कर रहा है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को कौन शो कर रहा है? ये। अगर आप हमसे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछिएगा तो हम इनिशियल को क्या बना देंगे? यही बात तो बता रहे हैं कि अगर आपसे हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछे, चेंज नहीं पूछे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तो उसके लिए कुछ ऐसा डिफरेंस लेना होता है कि उसका इनिशियल क्या हो? अरे कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं। आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट याद करो 11 का, वहां भी बोलते थे mgh, एच कहां से लोगे? तो वहां रिफरेंस लेवल पहले माना करते थे, और जहां पर रिफरेंस लेवल लेते थे वहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेके ही ना पोटेंशियल एनर्जी बता सकते थे, और नहीं तो हमेशा चेंज बताना पड़ता था। तो ये लाइन जो ही बोल दिया मैंने 1 मिनट में, ये उसको पल्ले पड़ा होगा जिसके पास अच्छा कॉन्सेप्ट होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। नहीं पल्ले पड़ा, हटाओ, ज्यादा फालतू बात दिमाग मत लो, नहीं पढ़े हो तो बस सिंपली याद रखो कि जब भी किसी एक जगह का पोटेंशियल एनर्जी बताना है, एक जगह का बताना है, तो इनिशियल तो दूसरे जगह का क्या होना चाहिए, तब ना वो एक जगह का बता पाओगे। तो हमको बताना है 60 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ 60 पे बताना है, सिर्फ दो एंगल नहीं दिया, सिर्फ 60 पे बताना है। तो उसको कोई ऐसा जगह से लेके आओ जहां जीरो से आ रहा हो, तब ना जीरो से आ रहा हो तो 60 बोलेगा 60 दे देगा, समझे? और तब हम लोग उस केस में इनिशियल क्या ले लेंगे? जीरो। और तुम सोचो इनिशियल जीरो कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो चलो यहां ध्यान से, तो बताओ, अगर इफ ओनली, सिंपल वे में लिख दे रहे हैं, सिंगल एंगल गिवन, एकदम सिंपल वे में लिख दे रहे हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सिर्फ सिंगल एंगल दिया है तब बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सिंगल एंगल दिया है तो इनिशियल जीरो ले लो ना, फाइनल बचा, और कौन इधर बचा? माइनस पी कॉस। फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब एक ही है तो थीटा से काम चला लो। अरे समझे? तो देखो,
बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, बहुत दिमाग खराब नहीं करना, सिंपली रखो। दो एंगल रहेगा तो इससे बनाओगे, सिंगल एंगल का क्वेश्चन देगा इससे बनाओगे। समझ में आया? और आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो पी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? पी कॉस थीटा को लिख सकते हैं पी डॉट ई, पी डॉट ई। चलो, ये आपको डिराइवेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल का। अब अगला जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव का है। काची का है? बहुत ऑब्जेक्टिव वहां से हर साल एग्जाम में आता है। बता तो दिया कि संडे का जो भी क्लास होगा सब बहुत स्पेशल होगा, वहां से क्वेश्चन आने का चांस 99% रहेगा हर संडे को, और वही हम कर रहे हैं। ध्यान दो फिर जो बोल रहे हैं हम, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। सुनो, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? पहले ये समझो इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, क्योंकि आप लोग 11 नहीं पढ़ा हुआ है तो हम 11 को मिला के पढ़ाएंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है। 11 का दिमाग में रहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तब ये सब 2-2 मिनट का टॉपिक है। लेकिन चलो हम उसको मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, इत्मीनान से आप सीखो। इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जब नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो। बताओ हम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? हम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? हम पूरी तरह से रुके हुए हैं, हम इक्विलिब्रियम में, हम इक्विलिब्रियम में। अब बताओ हम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भले ना हो, क्योंकि हम गोल घूम रहे थे, लेकिन हम लीनियर इक्विलिब्रियम में थे। लीनियर मतलब सीधा तो नहीं चल रहे थे ना। इक्विलिब्रियम में दो इक्विलिब्रियम देखा जाता है, एक लीनियर वाला, एक रोटेशनल वाला। पहले क्लियर करो, मैंगो मतलब, बनाना मतलब, एप्पल मतलब, उसी तरह इक्विलिब्रियम क्लियर होना चाहिए। सुनो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि बॉडी सीधा नहीं चलना चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी गोल नहीं घूमना चाहिए। जैसे हम अभी जा रहे हैं, बताओ हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं? बोलेंगे नहीं, आप तो चल रहे हैं सीधा। आप इक्विलिब्रियम में कहां है? सीधा वाले में। अच्छा, हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में थे, हाँ, क्योंकि हम रोटेट नहीं कर रहे थे। तो हम सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिर्फ किसमें है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। पंखा किस इक्विलिब्रियम में? कितने लोग समझ गए? ट्रांसलेशनल, क्योंकि सीधा तो नहीं चल रहा है। और यही तो अपने आप को सिखा दे रहे हैं पॉज लेके कि मैंगो मतलब आम। एक बार समझ गए, समझ के पढ़ लिए तो फिर आप नहीं भूलोगे। कंफ्यूज होके पढ़ोगे तो आगे भी कंफ्यूज रहोगे। पंखा किस इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि ये सीधा नहीं चल रहा है, खाली घूम रहा है। अब बताओ हम किस इक्विलिब्रियम में है? बोलेंगे आप दोनों में से किसी में नहीं है, क्योंकि आप घूम भी रहे थे और आगे भी चल रहे थे। ना आप लीनियर इक्विलिब्रियम में थे, ना आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में थे। आप बताओ हम किस इक्विलिब्रियम में है? दोनों, जिसको सिंपली इक्विलिब्रियम बोल दे रहे हैं। तो इतना ना भी समझ में आया तो एक बात याद कर लो, इक्विलिब्रियम अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम रहा तो ना रोटेट करेगा और ना वो सीधा चलेगा, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब डाइपोल में दो इक्विलिब्रियम पढ़ाने जा रहे हैं। कितना इक्विलिब्रियम? एक स्टेबल और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां ध्यान देना, बहुत आसान टॉपिक है। अब तक जो पढ़ाया वो अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन समझने का टॉपिक है, डिराइवेशन नहीं है। बोल दिया क्या ऑब्जेक्टिव आता है, एग्जाम में सवाल ऐसे देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी का फॉर्मूला बताओ टिक मारने के लिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी का फॉर्मूला। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो टॉर्क क्या होगा? अनस्टेबल होगा तो टॉर्क क्या होगा? और ये सारे का जवाब लिखित में दे देते हैं, अभी हम अभी बताएंगे, अभी याद हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, बस जितना बात बता रहे वो समझ जाना, बस कंसंट्रेट करना।
कुछ नहीं आपको रटना पड़ेगा। फिर रटोगे तो एग्जाम में ए का बी और बी का ए लगा दोगे। तो ध्यान देना जो बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बोला कौन सा वर्ड पढ़ाने जा रहे हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपको हम दो तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे अभी। एक पढ़ाएंगे स्टेबल और एक पढ़ाएंगे अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगर बोल दिया, एक बात कंफर्म हो गया, एक बात कंफर्म हो गया कि उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। और उस पर नेट टॉर्क भी क्या होगा? मतलब पूरी तरह से कंप्लीट रेस्ट में रहेगा, कंप्लीट रेस्ट में रहेगा। इसी टॉपिक को ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल कहा जाता है। इसी टॉपिक को एग्जाम में आएगा। दो तरह का ओरिएंटेशन होता है डाइपोल का, बताओ कौन कौन सा? एक स्टेबल, एक अनस्टेबल। ओरिएंटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, सजावट होता है ना। ओरिएंटेशन है आज क्लास का जो अरेंजमेंट है, कौन कहां कैसे बैठेगा, कैसे लाइन लगेगा, ओरिएंटेशन है। तो डाइपोल का दो तरह से ओरिएंटेशन है, स्टेबल और अनस्टेबल। और देखो स्टेबल किसको बोलते हैं, देखो यहां ध्यान से, बहुत डिटेल में बताएंगे। कुछ नहीं आपको रट्टा मारे पड़ेगा, बस एक चीज करना है, वो है कंसंट्रेशन 100% अभी के अभी। जरा सा भी आंख इधर से उधर मत करना। देखो, एक डाइपोल ले लिया, जो आपको दिखेगा वही आपको बोलना है। क्या ये डाइपोल आप लोगों को दिखा? यस सर, बीच में दूरी होगा। एक डाइपोल ले लिया, चलो एकदम देखते रहोगे बाबू लोग, साथ में करेंगे। हम अकेले एकदम कोई टॉपिक नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, हम आपको आपसे पढ़वा देना चाह रहे हैं। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। मेरा आपसे पहला सवाल, जवाब आप देना, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आप देना। मेरा आपसे पहला सवाल, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होगा? बहुत बढ़िया, निगेटिव से पॉजिटिव। हम बोला सारा जवाब हम आपसे ही निकलवाना चाहेंगे, बस आप लगे रहना। क्या ये सही बनाया? क्या ये सही बनाया डायग्राम? यस सर, निगेटिव से पॉजिटिव। कितने लोग यहां डाइपोल मोमेंट बना दोगे? बोलेंगे यस सर, निगेटिव से पॉजिटिव। मतलब एक बात तो हमको दिख रहा है कि दोनों में अंतर डायरेक्शन का है। अब यहां ध्यान दो, मेरा अगला सवाल आपसे एक बार में एक ही सवाल डिस्कस करेंगे। कितने लोग इस पर फोर्स का डायरेक्शन बता दोगे? बी पर फोर्स लगेगा कि नहीं, पहले ही बताओ। बोलेंगे यस सर, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ई, तो क्यू कूलम पे लगने वाला फोर्स, तो बताओ इस बी पर फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। अब ये बताओ इस बी पर फोर्स किधर लगेगा, इधर या इधर? चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। एग्री और नॉट एग्री? ये प्लस आई कैप हो गया, उधर प्लस आई होता है, इस पर फोर्स इधर लगेगा, ये क्यू माइनस आई कैप। मेरा आपसे एक सवाल है, बताओ ये जो फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर का नेट फोर्स कितना दिख रहा है? कितने लोगों को दिखा? जीरो। हम लिख दिया तब जीरो दिखा? नहीं, दोनों को जोड़ो ना, क्यू प्लस आई कैप क्यू माइनस आई कैप, जीरो। चलो इस फिगर जो दिख रहा है, ये फिगर जो दिख रहा है, ये फिगर जो दिख रहा है, इसमें नेट टॉर्क कितना दिख रहा है? तो बोलेंगे पी साइन। अब थीटा तुम बताओ क्या लिखे? तो बोलेंगे सर थीटा का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। और बताओ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? अरे पैरेलल ना है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ना डाइपोल मोमेंट है, तो एंगल कितना डिग्री? और साइन जीरो का वैल्यू बताओ। नेट फोर्स, नेट टॉर्क इक्विलिब्रियम में आ गया। अब स्टेबल कैसे, वो नहीं पढ़ाया मैंने। अभी ये बता इक्विलिब्रियम है कि नहीं?
ये वर्ड मैंने क्लियर किया, कितने लोग क्लियर हो गए इक्विलिब्रियम वर्ड? नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, मतलब डाइपोल को फील करो, फील करो, फील करो। क्या फील करो? देखो बी, देख रहे हो बी, हम इसको बी को इधर खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, और ए को उधर खींच रहे हैं। बताओ, हम जितना इधर खींच रहे हैं उतना उधर खींच रहे हैं, बताओ पेन किधर जाएगा? दिख रहा है? पेन घूमेगा? हम ऐसे करके ताकत लगावे, पेन घूमेगा? ना इधरे जाएगा ना इधरे जाएगा, घूमे वाला भी ना फोर्स होगा ना टॉर्क होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब तुम वो चीज यहां लगा के देखो, अपने से लगाओ, सोचो, साथ में सोचो मेरे, बोलो इस पर फोर्स किधर लगेगा? प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा? हाथ से बताओ, उधर या इधर? तो बोलेंगे सर चार्ज पॉजिटिव है, रट्टा मार चुके हैं, चार्ज प्लस है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और चार्ज माइनस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो चार्ज प्लस है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा क्यूई, चार्ज माइनस है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्यूई। एग्री और नॉट? बताओ, ये प्लस आई कैप और ये वाला माइनस आई कैप, बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अब टॉर्क सोचो, टॉर्क होगा पीई साइन। अब एंगल बताओ, डाइपोल मोमेंट किधर है? बोलेंगे डाइपोल मोमेंट इधर है। बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। बताओ ये एंगल कितना डिग्री? कितने लोग 180 दिखा? यहां जीरो था, डाइपोल मोमेंट भी इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही था, यह एंगल जीरो बना था, वहां 180, और साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है? जीरो। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। तो कितने लोग ये समझ गए कि भी इक्विलिब्रियम में है? समझे? भी इक्विली, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। अब इसमें फील करो, इसको फील करो, बताओ बी वाले को किधर धक्का दे रहे हैं? इधर, इधर, और ए वाले को उधर, ए वाला उधर और बी वाला इधर। जितना कस किया उधर धक्का दे रहा, उतना कस किया इधर, बताइए कहीं जाएगा? पिछले में यहां खींच रहे थे, ये इधर, ये इधर और ये इधर, तब भी नहीं जा रहा था। यहां इधर धक्का दे, इधर धक्का, तो भी कहीं जाने वाला। तो नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। अब स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ सर? अब इसके लिए एक एग्जांपल सुनो, एक एग्जांपल सुनो ध्यान से। कोल्ड ड्रिंक का बोतल को, कोल्ड ड्रिंक के बोतल को एक बार क्या करो, बेस से रख दो, बेस, बेस होता है चौड़ा ऐसा, ऐसे कोल्ड ड्रिंक के बोतल को रख दो बेस से। इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? हाँ या ना? एक बार और क्या करो, कोल्ड ड्रिंक के बोतल को उल्टा करके बेस से रख दो। इसका तो चौड़ा मुंह है, इमेजिन करो उल्टा करके बेस से रख दिए। बैलेंस करके रखते हो कि नहीं कभी? कितने लोग कर चुके जिंदगी में ऐसा? चलो मान लो कोल्ड ड्रिंक भरा हो, थोड़ा आसानी हो जाएगा सेंटर ऑफ मास की वजह से। बताओ ऐसे भी इक्विलिब्रियम में है, ऐसे भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन एक फर्क है, ऐसे जब है, बेस से जब है, हल्का सा टच करके हिलाओगे अपने जगह पे, फिर वापस आ जाएगा ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगर कैप के मुंह की तरफ से रुका हुआ है और हल्का सा भी हिलाओगे तो कहां गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो बता इक्विलिब्रियम में दोनों कंडीशन में था, अरे इक्विलिब्रियम में दोनों कंडीशन में था, लेकिन एक में स्टेबल था और एक में, कितने लोगों की बुद्धि में गया स्टेबल अनस्टेबल? अरे स्टेबल समझा, हिलाने के बाद अपने जगह पे फिर वापस आ जाए तो क्या बोलेंगे? और हिलाने के बाद अपने जगह पे वापस ना आवे तो क्या बोलेंगे? अब हिया देखो क्या हो रहा है, हिया अगर इसको हम स्टेबल में लिखा है ना, तो कंफर्म है कि इसको अगर हल्का सा हम टच करेंगे वापस आने वाला, और इसको टच करेंगे नहीं आएगा। देखो ना, फील करके देखो, अब फील करके हम दिखाते हैं, प्लीज ध्यान देना। देखो आराम से देखो, ये इसको तिरछा कर दो हल्का, फील के क्या किया? अरे ऐसे ये पेन था ना बाबू, दिख रहा है पेन, पेन को हल्का सा ऐसे कर दो, हल्का सा तिरछा कर दो। कितने लोगों को दिखा कि पेन को तिरछा कर दिया? दिखना चाहिए। बताओ यहाँ पे कौन आया?
दिखा। और यहाँ पे कौन आया, कितने लोगों को दिखा पहले, माइनस क्यू प्लस क्यू, हल्का तिरछा कर दिया। एक बात बताओ बाबू, एक बात बताओ, इस माइनस क्यू पे फोर्स तो अभी भी इधर ही लगेगा कि फोर्स लगना बंद हो जाएगा? बोलेंगे नहीं सर, चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो फोर्स लगेगा। और बताओ इस पर फोर्स इधर लगेगा। अब तुम थोड़ा फील करके देखो हम जो बोल रहे हैं। सोचो कि कोई डंटा है, डंटा है और ऐसे करके डंटा घुमा दिए और एक धागा से इधर खींच रहे हो और धागा से इधर खींच रहे हो, तो बताओ वो धागा इस डंटा को खींच के फिर वापस ले आएगा? कितने लोग फील करने का चीज है, दिखाई दिया? अरे बाबू यहां पे सोचो एगो धागा बांध दिया, यहाँ पे क्या बांध दिया, एक धागा बांध दिया पतला सा, और ये कोना में क्या बांध दिया, ऐसे धागा बांध दिया। पहले दोनों धागा से खींचे हुए थे इधर, ये व्हाइट कलर का कांची है, ये व्हाइट कलर का कांची है धागा, ये पेन को धागा से इधर खींचे हुए थे और धागा से इधर खींचे हुए थे। अभी क्या किया, अब तुम आए, तुम ऐसे कर दिए और हम धागा से खींचे हुए इधर और इधर, तो बताओ फिर ये पेन कैसा हो जाएगा? कितने लोग समझे? अरे सीधा होकर ऐसे आके रुकेगा नहीं, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे से हिलेगा बहुत देर तक, ऐसे से हिलेगा। अरे समझ भी रहे हो? तो फिर इसमें एक और टॉपिक आएगा टाइम पीरियड का, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ, कंपटीशन में सीबीएसई में, उसका अलग से क्लास लगाएंगे कि उसमें हमको काम पड़ेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एक कंसेप्ट का। और हमको पता है कि आप लोग 11 कितना बढ़िया है, पहले एसएचएम पढ़ाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, और उसके बाद वो टाइम पीरियड निकालेंगे। उस मतलब वो भी टॉपिक इससे रिलेटेड होने जा रहा है, समझ रहे हो? वो उसको अभी हटाओ, उसको साइड करो, अभी बस यहां समझो। कितने लोग को दिखा कि जगह पे वापस कैसे आएगा? फील कर पाए? ऐसे हुआ ना, इस धागा है, धागा को उधर खींचो तो खींचे, अभी धागा इधर खींचो खींचे, दोनों धागा को खींचो बस अपने जगह पे वापस आ गया ना। तो बताओ ये स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाने के बाद अपने जगह पर फिर वापस आ जा रहा है। ऐसे था, ऐसे कर दिया, अब करके जब छोड़ा तो फिर वापस आने लगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा यहां फीलिंग लाके देखो तो कितने लोगों को फीलिंग है, यहां ही लाने के बाद क्या होगा? अगर तुमको 3D में दिख रहा होगा ना, तो तुमको फटाक समझ में आ गया हो क्या हो रहा होगा। सोचो इसको जैसे ही हम यहां से, तुमको दिखे इसलिए इतना ज्यादा एंगल घुमा दिया, इतना नहीं घुमा, थोड़ा घुमाते हैं। जैसा ही हम इसको ऐसे कर देंगे तो बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। कितने लोगों को दिख रहा है कि माइनस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा, प्लस क्यू पे इधर लगेगा? क्या लग रहा है कि जगह पे वापस आ रहा है, घूम जा रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है घूम जा रहा है? जैसे ही तुम इसको यहां से हिलाए, ये ऐसे ना रोटेट कर जाएगा, और ये इधर घुमाने जा रहा है, ये ऐसे घुमा देगा तो रोटेट ना कर जाएगा? तो बताओ शुरुआत में तो दोनों रुका हुआ था, लेकिन एक में क्या किया, जैसा ही हिलाए अपने जगह पर क्या आ गया वापस, और एक में जैसा ही हिलाए तो रोटेट कर गया। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। कितने लोग सीख गए? अब मेरे सवाल का जवाब दो। अब एग्जाम का सवाल सब पूछे, जवाब दोगे। एग्जाम में इतना कहानी नहीं आएगा, ऐसा फिगर ना बुक में बना है ना एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा और तुम लोग ऑब्जेक्टिव का जवाब दो। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में टोटल टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में टोटल टॉर्क कितना होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स कितना होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स कितना होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बनेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। कितने लोग समझ गए? एग्जाम का सवाल मेरे दोस्त, सब एग्जाम का सवाल है, नहीं समझोगे नहीं रट पाओगे इतना सारा ऑब्जेक्टिव। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बनेगा? एग्जाम में स्टेटमेंट रहा ट्रू या फॉल्स करके, ऐसा स्टेटमेंट रहा, इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सवाल सुनो,
In case of stable equilibrium, dipole moment is parallel to electric field. True. Dipole moment is parallel to electric field stable में. And in case of unstable equilibrium, dipole moment is anti-parallel to electric field. जब वीडियो देख रहे होगे घर पे तो सारा पॉइंट को लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लिख लेना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होगा। अब अगर हमको इसको बहुत जल्दी बता के टाइम पास करना होता ना, जल्दी से पढ़ा के निकल जाओ, तो देखो कैसे हम पढ़ा देते। हम बस 2 लाइन बोलते टॉपिक खत्म हो चुका होता। ऐसे बोलते कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, तो तुमको हम समझाते हैं। स्टेबिलिटी तब आता है जब एनर्जी मिनिमम होता है, कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। अनस्टेबिलिटी होता है जब एनर्जी मैक्सिमम होता है। अरे तेरे जेब में, तेरे पेट में कुछ चाहिए नहीं, एकदम भूखा प्यासा मरा जा रहा है, तो बता तू स्टेबल है कि अनस्टेबल? तू स्टेबल है, तू लेटा हुआ है बिस्तरा पे, हम बोले चल क्रिकेट खेला जाए, खींच के ले जा रहे, खींच रहे, उठा रहे बिस्तरा से, फिर गिर जा रहा है, क्योंकि तू स्टेबल है, तेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मतलब तेरे में एनर्जी नहीं है। एग्जाम्पल है, जैसे समझो तेरे में एनर्जी नहीं है, लेकिन मान ले तेरे जेब में अगर है 20-25 हजार रुपये एक्स्ट्रा जेब में है, बस खाली दोस्त आके बोले चल चलते घूमने के लिए, फुल ऑफ एनर्जी हो, तो तुम तुरंत अपने जगह से उठोगे, वहां से निकल जाओगे। कहने का सेंस का स्टेबल इक्विलिब्रियम में जहां है वहीं पर रहोगे, अनस्टेबल में हल्का सा कोई डिस्टर्ब करेगा, फटाक से वहां से निकल जाओगे। ये लाइन बहुत जनरल है, याद होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एनर्जी मिनिमम होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एनर्जी, सुने होंगे भाई ये लाइन केमिस्ट्री में, कि एनर्जी मैक्सिमम होता है तो अनस्टेबल है। वो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट इसलिए करना चाहता है कि एनर्जी मिनिमम हो जाए, एनर्जी मिनिमम हो जाए। और नहीं सुने हो तो भैया याद रखो, ये जनरल टर्म है कि स्टेबिलिटी के केस में एनर्जी क्या रहेगा, मिनिमम। मिनिमम एनर्जी होगा तो वो क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और मैक्सिमम एनर्जी होता है तो अनस्टेबल। तो थोड़ा एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास है कि नहीं? बोलेंगे यस सर, एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़े, आज ही तो पढ़े हैं सर, माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। अब तुम ये बताओ कहां पर थीटा कितना लिखे, बताओ यहां पर थीटा कितना डिग्री लिखे? कितने लोग समझे? 0 डिग्री बाबू। और कॉस 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, लेकिन क्योंकि माइनस लग गया है तो मैक्सिमम को मिनिमम बना दे रहा है। तो बताओ ये मिनिमम एनर्जी आया कि नहीं? बताओ मिनिमम एनर्जी कितना हुआ, माइनस पी कॉस 0 का वैल्यू 1। ये देखो मिनिमम एनर्जी आया स्टेबल वाले में। और अनस्टेबल में एंगल कितना डिग्री, कॉस 180 का वैल्यू -1, सबसे छोटा होता है, लेकिन आगे क्योंकि माइनस लग गया है तो सबसे छोटा को सबसे बड़ा ना बना देगा। तो बताओ इसका एनर्जी क्या होगी, प्लस पी हो गया। तो ये भी एग्जाम का सवाल है, मतलब एग्जाम में अगर ये आया, हम क्या बोला, अगर आपको हमको शॉर्टकट में पढ़ाना होता ना, हम इतना कहानी नहीं बनाते, हम आपको सिर्फ 2 लाइन बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं आपको हम एनर्जी का फॉर्मूला लाए हुए हैं, तुम बोलते हैं हाँ लाए हुए हैं। हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जब एनर्जी मिनिमम हो, और एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो। तो भी बन जाता, तो भी समझ में आता, तो भी टॉपिक खत्म हो जाता। लेकिन इतना एक्सप्लेन करने से क्या हुआ, अब आप इसका नस नस जानते हो, ऑब्जेक्टिव कैसे भी घुमा के देगा आपसे अब बनेगा। आप ये फील कर सकते हो कि इसको ऐसे हिला के छोड़ेंगे जगह पे वापस आ जा रहा है, और इसको हिला के छोड़ेंगे जगह पे वापस नहीं आ रहा है। तो बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एनर्जी मिनिमम की मैक्सिमम, और कितना होगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा। चलो एक सवाल अगर हम बोल दें इससे रिलेटेड, एक आखिरी सवाल बोले, डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ले जा रहे हैं, वर्डन बताओ। सवाल सुने, सवाल क्या बोला, डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ले जा रहे हैं, तो क्या बताओ। तो बोलोगे सर आप वर्डन पूछा, वर्डन का फॉर्मूला हम पढ़ा है, माइनस पी कॉस थीटा फाइनल माइनस
कॉस थीटा इनिशियल। और आप हमसे बोला क्या, पहले उसको समझेंगे। आप हमसे बोला कि डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल तक ले जा रहे हैं। पहले बताओ कितने लोग फील कर पाए स्टेबल से अनस्टेबल तक ले जा रहे हैं का मतलब? फील कर पाए? क्या फील कर पाए? कि डाइपोल जरूर पहले ऐसे रहा होगा। चलो थोड़ा ऐसे करते हैं, मान लो ये पॉइंटिंग डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल ऐसे रहा होगा। अब इसको तुम क्या किए, अपने हाथों से घुमा के ऐसे से ऐसे करके रख दिए। कितने लोग फील किए? अरे ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? और इसको तुम घुमा के ऐसे कर दिए, क्या हो गया? तो ऐसे से ऐसे करने में तुमको कितना काम करे पड़ा, यही हम तुमसे पूछ रहे हैं। या ये पूछ दें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, बताओ तो एक है। अगर ये पूछ दे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो बात तो एक ही है। तो बताओ तुम क्या करोगे? तुम बोलेंगे सर स्टेबल का मतलब हम जानते हैं कि एंगल कितना डिग्री। बस एग्जामिनर यही चेक करना चाह रहा था कि आपको एंगल का जानकारी है कि नहीं। और अनस्टेबल के केस में एंगल कितना डिग्री। अब तुम बताओ, दोनों एंगल पता। और क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड सब दिया रहेगा, दिया ही रहेगा। नहीं दिया तो पी और ई के टर्म में जवाब देगा। तो बताओ फाइनल क्या हुआ, स्टेबल क्या अनस्टेबल? फाइनल क्या दिख रहा है? अनस्टेबल। कितने लोग समझे 180 डिग्री? अरे समझ भी रहे हो। और बताओ इनिशियल क्या लिखे? अच्छा ये सब एंगल कहां से घुस गया, ये कितने लोग समझे? 180 यहां डाल दिया, 0 यहां डाल दिया, समझे? क्या कि समझ चुके कि स्टेबल का मतलब ये कंडीशन होता था, अनस्टेबल का मतलब ये होता था। और आप बोला स्टेबल से अनस्टेबल ले जा रहे हैं। तो बताओ cos 180 का वैल्यू -1, फिर माइनस है cos 0 का वैल्यू -1 -2, और माइनस बाहर आएगा माइनस माइनस। तो बताओ वर्डन कितना हो गया? कितने लोग सीख गए? कितनी बार आया हुआ सवाल है बोर्ड एग्जाम में ये, और यही आता ही है, चेंजो नहीं करता है वैल्यू। समझ में आया? कितने लोग बना लोगे अगर अनस्टेबल से स्टेबल दे देता तो? आपको बस कॉन्सेप्ट है। इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि दोनों एंगल का जानकारी है। और सिंगल एंगल अगर रहता, बोलते 60 डिग्री पे एनर्जी बताओ, कितने लोग बता सकते हो 60 डिग्री पे एनर्जी सिंगल एंगल पर? -p cos थीटा, cos 60 डिग्री कर देंगे, -p/2 हो जाएगा। तो देखो रे बाबू, आखिरी का 2 मिनट बोल रहे हैं, आखिरी का 2 मिनट जो पूरा पढ़ाया है सुनो। हम आज के क्लास में आपको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल के बारे में पढ़ाना चाह रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल में दो तरह का ओरिएंटेशन आएगा। आप सब जानते हैं कौन दो तरह का ओरिएंटेशन आएगा, स्टेबल और अनस्टेबल। तो ये टॉपिक पर पहुंचने से पहले शुरुआत हम लोगों ने करना पड़ा था टॉर्क से, कि किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें टॉर्क पैदा होगा P sin थीटा या P क्रॉस E। इसके बाद क्योंकि डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है और डाइपोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब है कि वर्क डन हुआ है। और वर्क डन का कॉन्सेप्ट हम लोग ले चुके हैं कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ बॉडी सीधा चले, या किसी बॉडी पर टॉर्क लगाओ बॉडी रोटेट कर जाए। ये दोनों वर्क डन निकाला जा सकता है, एक लीनियर वाला और एक रोटेशनल वाला। और इसमें रोटेट कर रहा है तो इसमें फोर्स को रिप्लेस कौन करेगा? टॉर्क। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें लिखा है मैंने, जब किसी बॉडी पर टॉर्क लगे और बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करे तो वर्क डन हुआ है। और क्योंकि वेरिएबल टॉर्क होगा तो एक बार में पूरा वर्क डन नहीं निकाल सकते। और आप देखे हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला है P sin थीटा। ऐसा होने के वजह से हर पल थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो टॉर्क का वैल्यू भी हम एक बार में पूरा वर्क डन नहीं निकालेंगे। मान लो हमको वर्क डन निकालना है 45 से 60 डिग्री तक के एंगल का, तो मान लेंगे किसी पल ना 45 पे है ना 60 पे है, मान लेंगे किसी पल कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और जिस पल थीटा एंगल बना रहा है उस पल का टॉर्क P sin थीटा होगा। और जितना टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा रहा उतना ही हम एक्सटर्नल लगाएंगे। इसके बाद
अब थीटा में बहुत स्मॉल एंगल आगे बढ़ेंगे। स्मॉल एंगल का फायदा आप लोग को बहुत बार बोला है, हिंदी में ऐसे टाइप लिखा दिया। स्मॉल का क्या फायदा है कि जो क्वांटिटी वेरिएबल होता है थोड़ा देर के लिए ही सही वो कांस्टेंट हो जाता है। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन निकालेंगे, टाउ डी थीटा, और टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2। तुमको नहीं लगता कि लगभग याद हो गया है? ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। लेकिन सतर्क रहना कि अगर माइनस को अंदर लेके चल जाएगा तो पहले इनिशियल दिखेगा फिर फाइनल दिखेगा। फिर अगर सिंगल एनर्जी के बारे में बात करेगा तो आपको पता है कि सिंगल एनर्जी के बारे में, फाइनल एनर्जी के बारे में तभी बोल सकते जब इनिशियल 0 हो। तब उस केस में इनिशियल को 0 कर दिया, 0 कर दिया, तब फाइनल एनर्जी क्या बचेगा, माइनस पी कॉस थीटा। और ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी होता है तो पी कॉस थीटा पी डॉट ई हो गया। अब इक्विलिब्रियम कितना तरह का, 2 तरह का। इक्विलिब्रियम बोलते किसको है, जब नेट फोर्स 0 हो और नेट टॉर्क 0 हो। आपको नेट फोर्स तो भैया पहले ही से 0, हर जगह पे 0 है। नेट टॉर्क 0 होने का 2 कंडीशन आ रहा है, या तो साइन 0 डिग्री बने या साइन 180 डिग्री बने। अब इसके वजह से भी 2 कंडीशन हो रहा है। एक केस में छेड़ रहे हैं तो अपने जगह पे वापस आ रहा है, और एक केस में छेड़ रहे हैं तो रोटेट कर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कितना तरह का, 2 तरह का, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसा ही छेड़ेंगे तुरंत घूम जाएगा, मतलब एनर्जी द मैक्सिमम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में छेड़ने पे अपने जगह पे वापस आ जा रहा है, एनर्जी मिनिमम है। तो स्टेबल में एनर्जी मिनिमम होगा, अनस्टेबल में एनर्जी मैक्सिमम होगा। स्टेबल में 0 डिग्री का एंगल बनेगा पी और ई के बीच में, अनस्टेबल में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है आप लोगों को? और उसके बाद एक क्वेश्चन जनरल था कि स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा तो वर्क डन कितना होगा। तो एक एंगल पता है, इनिशियल भी और फाइनल भी, दोनों एंगल का वैल्यू डालकर कितना चलाया, 2p। और हम जो भी वर्डन करेंगे वो वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहलाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट आखिरी लाइन बोल रहे हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपसे वर्क डन पूछेगा तो अंडरस्टूड है एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन पूछेगा अंडरस्टूड है, लेकिन मेंशन कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन मेंशन कर दिया, तो जो भी एक्सटर्नल निकलेगा उसका क्या लगा दोगे, क्योंकि वो अगर क्लॉकवाइज लग रहा था तो वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ना। कितने लोग समझे मेरी बात? हम जितना भी न्यूमेरिकल तुमको अब तक बताया सब बताया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन मेंशन कर दे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो तुम एक्सटर्नल एजेंट का जैसे निकालते हो निकाल लो, बस अंतिम में लगा देना माइनस, कि आंसर अगर माइनस में आया है तो वो प्लस में हो जाएगा, आंसर अगर प्लस में आया है तो वो माइनस में हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में 11 में मैंने पढ़ाया है एक बात कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू होता है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि बहुत से लोग इसमें 11 बिना पढ़े हुए आते हो, तो हम उन सब बातों को एक साथ नहीं ला रहे हैं। हम पहले एक बार में 2 ही बात लाया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक बात और अब ऐड कर दिया अभी के अभी कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ना पूछ करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल से मतलब है और फाइनल से। तो वर्क डन बाय अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछे तो तुम एक्सटर्नल का निकाल लो, जैसे निकालते हो बस आगे में क्या लगा दो, माइनस। अगर एक्सटर्नल का वर्क प्लस में आया है तो वो माइनस हो जाएगा, और एक्सटर्नल का वर्क अगर माइनस में आया है तो वो साइन दोनों का अपोजिट रहेगा। बस आई एम क्वाइट क्लियर।